हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीमर क्लास। और 6 क्लास की एनसीईआरटीज़ हमारी स्टार्ट है। तो ये हिस्ट्री की थर्ड चैप्टर है, आडंबिक नगर। चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है पढ़ने को। ओके देन, टॉपिक स्टार्ट। पुराने भवन का संरक्षण। जयपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसे खंडर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। इट मीन्स क्या कि हम लोग बहुत सारा ऐसा खंडर सा बिल्डिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि भूत वाली बिल्डिंग, इसमें भूत आते हैं। तो कुछ लोग आए बाहर से और उस बिल्डिंग की, उस खंडर बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे। ठीक है। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। एक आदमी क्या बोलता है, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा। दूसरी महिला ने क्या 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 आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जयपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि उतने पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ओके, यानी कि सब सोचने लगे कि आखिर इन लोग को इतना ज़्यादा लगाव कैसे हो सकता है। बट जो बाहर से आए थे देखने के लिए, उन्होंने बोला कि इसकी वास्तुकला को देखो, इसके मतलब जो आर्ट है, जिस तरह से बिल्डिंग बनाई गई है, तो हमें मंत्री जी को नोटिस देना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि अब हमारी स्टार्ट हो रही है कहानी की हड़प्पा की कहानी। एज लाइक कहाँ, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। क्या हुआ कि सेम ऐसा ही एक रियल कहानी है जो कि किससे रिलेटेड है, हड़प्पा से। कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। तो ठीक, देखते हैं कि लगभग कितना साल पुराना, 150 साल पुराना। कि पंजाब में पहली बार क्या हो रहा था कि रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। उस टाइम जो इंजीनियर्स थे, तो उसका अचानक किस पे नज़र पड़ा, हड़प्पा स्थल मिला। मतलब वो जो काम कर रहे थे ना, जो लाइन बिछा रहे थे, तो उसी के समय में हड़प्पा का कुछ साक्ष्य मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिए गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। यानी कि क्या हुआ ना कि वो रेलवे लाइन ही बिछा रहे थे, तो हम वो हड़प्पा का कुछ साक्ष्य मिलते गया। तो वहाँ वो जो पहले का जो ईंटा था उसके अंदर, उस खंडर का, तो इस ईंटा का बहुत ज़्यादा यूज कर लिया। तो देखते हैं, इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसमें क्या हो गया था, बहुत सारा जो इमारत, जो बिल्डिंग बनी हुई थी उस समय की, तो वो बहुत सारा नष्ट हो गया था। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि जो हमारे इस कॉन्टिनेंट में जो है, ये जो उपमहाद्वीप में, कि ये एक सबसे पुरानी शहरों में से एक शहर है। ठीक है। चलो, चूँकि इस नगर में खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। यहाँ पे जो भी चीज़ मिली है ना, मतलब जो भी सामान उमान, जो भी चीज़ मिले हैं, तो उसको क्या कहा गया है, हड़प्पा। क्या 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 कहा गया, हड़प्पा। ओके, हाँ चलो। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग कितना साल पहले हुआ है, 4700 साल पहले। कितना साल पहले, 4700 साल पहले। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फिर प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए? तो जैसे कि हम लोग पुराने बिल्डिंग को तोड़ करके क्या बना देते हैं, नए भवन को बना देते हैं। तो सोचो कि पुरानी इमारतों को क्या सुरक्षित रखना चाहिए? कमेंट करो आंसर। इन नगरों की विशेषता
क्या थी? इन नगरों में से कई कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में बना था। यानी कि देखो कि इन नगरों में से कई को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। बहुत सारा एरिया होता है ना कि इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर देता है, ये बिल्डिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिखा है कि पश्चिम भाग में छोटा था। क्या था? ये मान के चलो ये पश्चिम भाग है, ये क्या है? ये छोटी बिल्डिंग है। ये देखो नीचे मतलब क्या लिखा है, लेकिन ऊंचाई पर बना है। मान के चलो ये मिट्टी है, तो इसके ऊंचा पर बना है। क्या बना है? ये भवन। और जो पूर्वी हिस्सा में है, ये निचले इलाके में, ये क्या है? ये बड़ा तो है, पूर्वी हिस्सा वाला क्या है? ये बड़ा तो है लेकिन वो कहाँ है? नीचे है, ये डायरेक्ट नीचे है। बट ये बिल्डिंग जो पश्चिम वाली, ये किसी ऊंचा पे बनाया गया है। ठीक, चलो। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ऊंचा पे कौन बना था? ये वाला पश्चिम वाला भाग जो है, ये छोटा था लेकिन किस पे बना था? ये ऊंचा पे बना था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? नगर दुर्ग। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले वाले हिस्से, जो निचला हिस्सा को क्या कहा है? नगर कहा है। क्या कहा है? नगर। और जो ऊंचा हिस्सा उसको दुर्ग कहा है, जो निचला हिस्सा है उसको निचला नगर कहा है। ठीक है, क्या कहा है? निचला नगर। जो नीचे है उसको निचला, और जो ऊपर है उसको नगर दुर्ग कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। तो दोनों जो हिस्सा है उसकी जो चार दीवारी है, मतलब जो बिल्डिंग, मान के चलो ये बिल्डिंग है, तो इसको बाउंड्री, जो बाउंड्री है, तो ये जो चार दीवारें है कौन? पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इनकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रह गई। सोचो कि ये इतना पुराना है, इतना पुराना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी, इतनी मजबूती है उस ईंटों में, क्या कि वो आज भी मतलब वो चीज़ साक्ष्य के रूप में है। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, वही लिखा है कि इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। मतलब इस तरीके से बनाते थे कि उसकी दीवार जो है ना, उसकी जो चादर जो है वो बहुत मजबूत रहे। कुछ नगरों में नगर दुर्ग, जैसे कि मोहनजोदड़ो है, या फिर नगर दुर्ग किसको कहा गया है कि जो पश्चिम में था और वो ऊंचा था, मतलब ऊंचे पे बनाया गया था, तो इसको कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। क्या? नगर दुर्ग में, मतलब जो ऊंचा था, जो पश्चिम में था, कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। चलो देखते क्या क्या थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछते कि स्नानागार सबसे बड़ा कौन से स्थल पे मिला है? तो ये कौन सा जगह था? ये था मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये जो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था वो कैसा था, कि इस तालाब को पानी में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि ये जो मान के चलो ये तालाब है, इसमें क्या चीज़ का यूज किया गया है? कि ईंट और प्लास्टर सबका यूज किया गया है। ओके, तो और इसके ऊपर कौन सी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की। कौन सी चढ़ाई गई परत? चारकोल की। ऐसे करके मान के चलो ये चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ओके, और फिर देखते हैं कि इस सरोवर की दो तरफ क्या बनाई गई है? सीढ़ियाँ बनाई गई है। ओके, मान के चलो कि ये सरोवर है और इसमें दो तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई है। इधर ये ले लो और इधर से ले लो। ठीक है, ये क्या है? सीढ़ियाँ है। और चारों ओर कमरे बनाए गए। अरे बाबा रे इस सरोवर में दो तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए। अरे बाबा, मतलब सोचो उस टाइम इतना फैशनेबल। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था।
यानी कि इसे भरने के लिए कहाँ से पानी लाया जाता था, ये स्विमिंग पूल ही बोल लो, तो कहाँ से पानी लाया जाता है, कुआं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मतलब अब कोई अवसर होता होगा ना, उस टाइम में ये लोग स्नान किया करते होंगे इसमें। कालीबंगा और लोथल, और दूसरा जगह कौन सा बता रहा है, एक पहला तो हम लोगों ने क्या देखा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद मोहनजोदड़ो, फिर क्या देखा, कालीबंगा, फिर लोथल MKL। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्या मिले, अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल में, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार मिले हैं। तो चलो देखते हैं, पहले मैप देख लेते हैं। ओके, पहले मैप देख लेते हैं क्या क्या है मैप पे जगह। क्या लिखा है कि मानचित्र 3rd उप महाद्वीप के आरंभिक नगर। कोई नए नए नगर को देखते हैं कि कौन कौन सा है। पहले तो नदी देख लेते हैं हम लोग कि ये कौन सी, झेलम नदी, ये है चेनाब नदी, रावी नदी, सिंधु नदी, तो हड़प्पा। अब कौन सा जगह देखना है अपने को, कि हड़प्पा को देखना है। ओके, ये रही हड़प्पा। एक है राखीगढ़ी, कालीबंगा और चहुंदरो, मोहनजोदड़ो, सोतका, और है धोलावीरा, सरकोतदा, और है लोथल, गमवेड़ी वाला। ये सब क्या है, ये सब जगह है। तो अब देखते हैं कि हम लोग ने जो रीड करा अभी कौन कौन से जगह को पढ़ा। तो पहला जो जगह है मोहनजोदड़ो, तो ढूंढो मोहनजोदड़ो किधर है, यानी कि सिंधु नदी के पास दिख रही है पाकिस्तान वाले एरिया में, ये है मोहनजोदड़ो। फिर देखते हैं दूसरा, अभी अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला था, एक राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा। अब बताओ कि कहाँ से मिला था। देखो यहाँ पे लिखा भी है कालीबंगा और लोथल। तो लोथल तो हम लोगों ने टिक किया ही नहीं था, यानी कि इसका जो सही आंसर है, ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शन देके पूछता है। तो कहाँ से मिला था, एक लोथल से मिला था और एक कालीबंगा से मिला था। क्या मिला था, यहाँ पे अग्नि कुंड मिला था। तो येलो से ऐसा कर देती हूँ कि याद रहेगा, इस दोनों के बीच में क्या मिला था, ये अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल। और मोहनजोदड़ो से अपने को क्या मिला था, तो यहाँ स्नानागार, यानी कि विशाल, यहाँ देखो ब्लू कलर से ऐसे कलर कर दी कि याद रहे, यहाँ मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, ऐसे याद रखना मोहनजोदड़ो में। ओके, कालीबंगा और लोथल में क्या मिला था, अग्निकुंड। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो कि हम लोगों ने अभी मोहनजोदड़ो पढ़ा था, तो महान स्नानागार कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। तो वो बताया गया था कि साइड साइड में मतलब बिल्डिंग्स वगैरह थी। ये क्या है, महान स्नानागार, इसी में लोग आते थे। दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब देखो सीढ़ी, देखो एक इधर सीढ़ी दिख रही है, दूसरी सीढ़ी ये होगी, ये वाली दूसरी सीढ़ी है। और देखो बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई है। देखो यहाँ पे साइड में ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, मतलब साइड साइड में बिल्डिंग है। और चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मीन्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चलो देखते हैं। लिखा है भवन, नाले और सड़कें। तो चलो, इन नगरों के घर आम तौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। ओ माय गॉड, मतलब उस टाइम में ऐसी बात की जा रही है। अभी तो मान के चलो, अभी जो गरीब भी है ना, तो वो भी 2 मंजिल नहीं बना पा रहा। तो उस टाइम में मतलब सोचो कि आज से कितना साल पहले कि लोग 2 मंजिल बना लेते थे। इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल की होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या लिखा है, घर के आंगन। मान के चलो कि ये आंगन है, ये आंगन है। तो पहले नानी सबके घर में देखते हो ना, मुझे पुराना घर है, तो उस टाइम में ऐसे ही बना हुआ था कि ये आंगन है, इधर रूम है, इधर रूम है, इधर रूम है, मतलब जो भी निकलेगा इधर से ही, मतलब बीच में आंगन में सब मिलेंगे। इधर किचन है, मतलब आंगन बीच का सेंटर होता था। ओके,
तो चलो कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। तो क्या होता था कि कुछ कुछ घरों में क्या होता था, अलग अलग स्नानागार होता था, या कुछ घरों में क्या होते थे, कुएं होते थे। कुछ नगरों में ढके हुए नाले कुछ नगरों में ढके हुए नाले मिले, यानी कि जैसे कि ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये जो नाला है इसको ना ऊपर से ऐसे करके कवर किया हुआ है, ओके, ढके हुए ऐसे करके राउंड से। जब मन होगा साफ कर लेता होगा, या कचरा जमा होता होगा निकाल लेता होगा, मतलब ऐसा साइंटिफिक आइडिया उन्होंने लगाया होगा। चलो देखते कि सही है या नहीं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। कौन सा? एकदम सीधा सीधा ऐसे करके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके। चलो कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता है ना। जैसे कि दिल्ली में देखो मैक्सिमम जो है कि रोड पे ही ड्रेनेज सिस्टम, मतलब रोड के अंदर से ही पाइप बिछी है ना, ऐसे करके कि जब भी बारिश अगर ज़्यादा जमा हो जाती, पानी ज़्यादा जमा हो जाती, तो क्या करते हैं वो उसको उठा करके सीधा पानी नीचे भेज देते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम। तो वही चीज़ बता रहा है कि हर नाली में हल्की ढलान होती थी। एक सेकेंड। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता, जैसे कि मान के चलो ये घर है, एक सेकेंड, मान के चलो ये घर है, और फिर ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, हाँ ये रोड है, ठीक। तो वो जो नाली जो है ना एकदम मतलब लाइक जो नाला जो बनाया जा रहा था ना, कि ये मतलब साइड से एकदम स्ट्रेट कि इधर से। फिर क्या लिखा है कि हर घर को क्या कर दिया जाता था, कनेक्ट कर दिया जाता था। क्या चीज़ से? नाले से, कि सीधा गंदा कचरा जो भी है ऐसे करके पानी कचरा जो भी अपना निकले और उधर साफ हो जाए, उस तरीके से बनाया गया था। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। क्या होता था, ये छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे जो नाले हैं, ये घर से जो निकले हुए ये बड़े नाले से ऐसे करके मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। ऐसे करके गोल सा ऐसे करके कुछ बना देता होगा, ऐसे, हाँ ऐसे करके, वेट ऐसे करके मेन होल बना दिया जाता होगा कि जब भी उनको जरूरत पड़े तो आराम से ऐसे करके निकाल लें, ठीक। चलो, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर बताओ। एक क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी कि यहाँ पर वर्णित घर, जो अभी जो हम लोगों ने इस घर के बारे में पढ़ा, ठीक, इस घर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, तो वही लिखा है कि यहाँ पर वर्णित घर और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखा, कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा और पिछले बार में जो पढ़ा उसमें क्या डिफरेंस क्या है, तो वो पूछ रही है एनसीईआरटी। बताओ, कमेंट करो। तो देखते हैं कि नगरीय जीवन यानी कि शहरों की लाइफ, नगर जो सिटी की लाइफ। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। अगर हलचल है, हलचल की होगी, इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज होंगे, तभी तो वहाँ पे हलचल होगी। तो लिखा है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। यानी कि क्या लिखा है कि जो लोग खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, ये संभवतः यहाँ के शासक थे। कौन थे? शासक थे।
इट मीन्स यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या होती थी, रूल हुआ करती थी संभवतः, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस, यहाँ कंफर्मेशन नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे रूल होती ही होगी, लेकिन संभवतः, है ना ये लाइन। चलो, होती होगी, अंदाज लगा सकते हैं ना, उस टाइम की बात, अब अपने को क्या पता उतना, वो रिकॉर्डेड है तो चलो पता चले कि बुक्स वगैरह में कि ऐसा ऐसा होगा, अंदाज लगाते। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे, यानी कि ये भी संभवतः, मतलब यहाँ कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ऐसा बता रहा है कि ये शासक लोग, ये जो जो रूल कर रहे थे, लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, मतलब मतलब वहाँ के जो रूल, जो लोग सब होते हैं ना, उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह भेजता होगा, फॉर व्हाट, क्यों भेजता था, कि धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनको तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों का अपने पास रखते होंगे। ठीक, इन नगरों में लिपिक भी होते थे, लिपिक जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है, यानी कि अभी तक वो बच नहीं पाई है, तो वही बता रहा। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। इसका मतलब ये बता रहा है कि महिला और पुरुष दोनों, ठीक है बच्चों, देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है कि महिला और पुरुष एक साथ काम करते होंगे, हो सकता है, जो अपने घरों और किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर सुदूर देशों के हिस्से किस्से कहानियां, मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो बहुत सारे खिलौने भी मिली है, और बहुत सारे किस्से कहानियां, मतलब बहुत सारी चीजें मिली है जिससे क्या होते होंगे, बच्चे खेलते उलते होंगे। चलो एक पेंटिंग देखते हैं कि इतनी अच्छी आर्ट है, कहाँ की है भाई, तो ये है सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ठीक है, पहला क्या बता रहा है, यही है, ऊपर एक कुआं, बाई और और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। अच्छा, चलो ऊपर पहले देखो मोहनजोदड़ो, यही है मोहनजोदड़ो का, ये देखो, ये ठीक, तो ये क्या बता रहा है, एक सड़क उससे एक सड़क और उसमें बना एक नाला। तो यहाँ पे देखो कि एक यहाँ पे ऐसे करके सड़क दिख रहा है, ये देखो सड़क दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ पे साइड से देखो कि यहाँ पे नाला दिख रहा है, देखो है ना, वही चीज बता रहा है। अब देखो ये एक पेंटिंग, ये देखो ये एक पेंटिंग दिखा कि हड़प्पा की एक मुहर है, यहाँ पे, ठीक है, कि एक ये पेंटिंग है, एक ये पेंटिंग है, और दूसरी ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, और चौथी ये पेंटिंग है। तो हम लोगों ने हड़प्पा का क्या क्या देखा, एक हड़प्पा का हम लोगों ने रोड देखा, और साइड से वो ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा ये क्या देखा, कुआं देखा, क्या देखा, हड़प्पा का। अब दूसरा क्या बता रहा है कि अब दूसरा बता रहा है कि बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है, क्या है, हड़प्पा की एक मुहर बता रहा है। तो चलो मुहर को देखते हैं, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये मुहर है, ओके, ये क्या है, ये मुहर है, चलो ठीक, ये ओके, ये पूरा मुहर है, आप एनसीईआरटी बुक्स में देखो और लो, ठीक है, चलो। तो लिखा है कि इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह एक खास लिपि में भी है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है है कि इसका अर्थ क्या है। और एक है पकी इट्टी के खिलौने, यानी कि देखो कि ये जो मुहर है ना,
ये जो मुहर है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ कुछ लिखे हुए हैं, तो ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, ये पता नहीं चल पाया है। दूसरी ओर ये जो पक्की पक्की मिट्टी है, जैसे कि अभी हम लोग क्या पक्की मिट्टी से हम लोग ईंटें बनाते हैं, जिसको पक्की मिट्टी की ईंटें भी बनाते हैं। और मोहनजोदड़ो के टाइम में आप लोग आगे बुक्स में पढ़ोगे कि वहाँ पे टेराकोटा वर्ड का यूज किया गया है। तो वही इसी को देखो, पक्की मिट्टी के क्या बनाए, खिलौना बनाए गए। तो हम लोगों ने मुहर देखा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि पहला देखा मुहर, और दूसरा देखा हम लोगों ने क्या बोलती हूँ, पक्की मिट्टी के खिलौने, फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार और कुआं को देखा। चलो, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नए नगर एवं क्या है, नगर और एक नए शिल्प। तो देखो बच्चों, देखते हैं। आओ जब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करे तो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। क्या हुई है, हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, तांबे, क्या क्या है उनमें अधिकतर, क्या है अधिकतर है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी वस्तुएं से बनाई गई थी। धातुएं, वहाँ जो धातु मिली है, कहाँ पे, हड़प्पा में। कहाँ पे, हड़प्पा में। तो वो मैक्सिमम किस चीज़ का यूज हुआ है कि अधिकतम पत्थर, यानी कि पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, एक तो औजार बनाए जाते थे, दूसरा क्या, हथियार, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या क्या बनाए, गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। सोचो कितनी बड़ी बात है। चलो, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनक्के, बाट और फलक है। अब देखते कि मनक्के, बाट, फलक क्या क्या है भाई। तो चलो, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। क्या बनाते थे, पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार, पृष्ठ 27 पे देखना है, पृष्ठ 27 पे अपन देखेंगे। मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि मान के चलो कि ये लाल मिट्टी है, ये क्या है, ये लाल मिट्टी का कोई है, बर्तन है। वेट वेट गाइस, वेट, देखो मैं बर्तन ही बना ही देती हूँ। मान के चलो कि ये कटोरे, क्या है, ये कटोरे, ये लग रहा है कटोरे, नहीं, देखो दूसरा कटोरा बनाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये है कटोरा। मतलब थोड़ा सा तो पता चल रहा नहीं, ये कटोरा है, ठीक है। तो इस पे क्या लिखा था, तो इस पे जो ये जो लाल लाल जो मिट्टी के बर्तन जो थे ना, इस पे मतलब ये बनाया जाता था कि काले रंग का डिजाइन किया जाता था, ठीक है, ऐसे करके। ये मान ये तो ब्राउन दिख रहा है, बट ये ना ब्लैक कलर, हाँ अब देखो, ये देखो, इस पे ना कोई अच्छा सा कोई डिजाइन विजाइन बनाया जाता था। ये वन ऑफ द पॉपुलर, पूछता है कि आप आंसर भी लिखोगे ना बच्चों स्कूल में अपने, तो क्या लिखना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ऐसा पूछा जाएगा नगर और शिल्प के बारे में, जब पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक। चलो बच्चों, तो देखो यहाँ एक डायग्राम है इसके बारे में कि क्या लिखा है। ऊपर पत्थर के बाट को देखो, क्या है ये, बाट है। कितने ध्यान से और उसे उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। कौन से, पूछेगा कि बाट जो है वो कौन, बाट जो है ये कौन से पत्थर से बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चट पत्थर से, ठीक। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यानी कि अभी हम लोग तराजू यूज करते हैं ना, तराजू में जो उसमें बटखारे को यूज करते हैं,
जो होता ना 1 kg, हाफ kg, तो उस चीज़ का जो यूज किया जाता था उस टाइम में, उसी के बारे में बता रहा है कि इसे कौन से पत्थर से बनाया जाता था, चाट पत्थर से बनाया जाता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनक्के, मध्य में क्या है, बाएं मनक्के, इनमें से कई कॉर्नेलियन पत्थर से बनाए गए। कौन से पत्थर, कॉर्नेलियन पत्थर से बनाए गए। पत्थरों को काट और तराशकर मनक्के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। वाव। बाएं में दाएं पत्थर को धारदार फलक, और एक और पिक्चर के बारे में बता रहा है कि नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक वस्त्र बनाया गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली है। इनमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। देखो ये है ना, इसमें देखो कढ़ाई किया हुआ है, तो उसी के बारे में बता रही है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देखो कितने स्मार्ट है। चलो, इसके बारे में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ये ड्राइंग है जिसमें कि धागा भी डाल करके क्या बनाया जा सके, माला बनाया जा सके। ठीक, चलो। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो हम लोगों ने अभी जो चैप्टर, अभी 2 ही चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें बताओ कि इस सब चीज के बारे में पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है, तो कमेंट करो। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऊपर ये लाइन में जो लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, ये जो लाइन है, पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनक्के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची काड़ी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आदमी था, तो उसका जो डिजाइन था, मतलब उसके कपड़े पे कितने सही से, मतलब कितना सही तरीके से बनाया गया था। ओके, चलो, कि कितने अच्छे तरीके से डिजाइन बनाया गया था। अभी हम लोगों ने देखा कि और क्या लिखा है कि कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। मतलब कोई उतना ही उसमें कोई पारंगत हो, कोई उतना ही तेज हो, जो बहुत अच्छे से आकर्षक दे सकता है, मतलब बहुत अच्छे से बना सकता है, जिसका हाथ बैठा हुआ हो, तो विशेषज्ञ बोलते नहीं, तुम इस चीज में महान हो, एज लाइक। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों से परीक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम दक्ष थे। यानी कि अपने अपने को देखना है कि महिला भी काम करती थी या पुरुष भी, या फिर दोनों साथ में काम करते थे। ठीक, अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फैंस। तो फैंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। अभी हम लोग को, अब पत्थर शंख बजाते हैं ना, तो वो एक प्राकृतिक ढंग से बनाया जाता है, पत्थर और शंख। वही लिखा है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। कौन से तौर पर? प्राकृतिक तौर पर। लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। लेकिन क्या किया जाता था? अभी जो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ये जो टॉपिक है हमारी, तो इसको किस चीज़ से, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर को चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बना जाती। जैसे कि हम लोग कुछ कुछ मिला करके, लाइक याद है बचपन में कि
कि चप्पल टूट जाता था तो उसमें फेविकॉल और उसमें थोड़ा सा मिट्टी दे देने के बाद ना वो अच्छे से चिपक जाता था, याद है? तो मिला देने के बाद जस्ट वैसे ही लिखा है कि लेकिन फैंस को क्या कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और फिर कि बालू और स्फटिक, बालू तो हम लोगों ने देखा है ऐसे ऐसे बालू और स्फटिक पत्थर जो ऐसे मतलब छोटे छोटे थोड़े रहते होंगे, तो उसको क्या क्या चूर करके क्या किया जाता है, गोंद में मिला करके यानी कि फेविकॉल में मिला करके उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन पर वस्तु पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। अब क्या किया जाता था, अब मान के चलो कि इसके ऊपर क्या किया जाता था, चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ओके, क्या होते थे, नीले या समुद्री हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन से मनक्के चूड़ियाँ, बालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, क्या किया जाता है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। चलो, बाले नहीं होता बाला जो पहनती है। चलो, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उनका उत्पादन करते हैं। ठीक, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे किसान द्वारा क्या हुआ कि किसान द्वारा पैदा किए गए कपास कपास ठीक है, ये जो लाइन है ये कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा जो है कहाँ मतलब आयात कहाँ करते थे, राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। एक पश्चिम एशिया में एक देश है जिसका नाम क्या है, ओमान है, वहाँ से भी क्या किया जाता था, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि कहाँ से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से। क्या चीज़, तांबे के साथ क्या मिलाई जाती थी, टीन मिलाई जाती थी। क्या मिलाई जाती थी, टीन। तो इसका जो आयात कहाँ से करते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, केजीएफ मूवी तो देखा ही होगा, तो आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था, बहुमूल्य पत्थर का गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चलो यहाँ पे देखो, एक ये है और दूसरी ये है। ठीक, तो अपने को देखना है क्या लिखा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना और दूसरी एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुम पहियों वाला वाहनों की जानकारी दी गई है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। मतलब अपने को पता नहीं चल रहा है कि हल क्योंकि अभी जो हल वगैरह तो पुरुष ही चलाते हैं, तो वही चीज़ बता रहा। चलो देखते हैं नेक्स्ट कि नहरों में रहने वालों के लिए भोजन, उन लोग क्या खाते पीते थे।
लोग नहरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान के चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। तो उस टाइम का जो साक्ष्य है ना, हड़प्पा का वो वाला हल हल का साक्ष्य बच नहीं पाया है क्योंकि वो किस चीज़ का बना था, लकड़ी का। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। लेकिन क्या मिले? खिलौने मिले। तो खिलौने से तो पता चल सकता है कि हो सकता है कि वो यूज करते हो तभी तो खिलौना बना। है ना? इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वाह! बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा-कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। कच्छ के मतलब यहाँ के क्या बता रहा है कि हमारा जो टॉपिक है कि एक मिनट कि गुजरात के हड़प्पा-कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक, हड़प्पा-कालीन नगर उस टाइम के गुजरात में कुछ निरीक्षण किया गया था नगर का। तो देखा जा रहा है कि कच्छ के इलाके में क्या मिला? खादीर बेट के किनारे कोई जगह होगा तो वहाँ पे मिला है कि धौलावीरा। कौन सा नगर बसा है? धौलावीरा, जहाँ साफ पानी मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धौलावीरा, उसका नाम ही है धौलावीरा, यानी कि साफ पानी उसके नाम से ही है। और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता की कई नगर 2 भागों में विभाजित थी और धौलावीरा नगर के 3 भागों में बटा गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो पश्चिम में थे वो ऊंचे पे बनाए गए थे। वो किस पे बनाए गए थे? वो ऊंचे पे बनाए गए थे, बट वो क्या था? वो छोटा था। और जो नीचे था और जो क्या था? नीचे था, वो बड़ा था। ठीक। और अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि 2 ही डिवीजन है। कितना है? 2 ही डिवीजन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे करके। बट अभी जो है हम लोग धौलावीरा के बारे में पढ़े। यहाँ पे तीन नगर बसे हुए हैं। कौन कौन से 3 नगर बसे हुए हैं? एक धौलावीरा, तो एक तो धौलावीरा हो गया, वो क्या है? 3 नगरों में बांटा गया था। उसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर को ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। क्या बता? इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई थी। अरे वाह! इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तु में पाए जाते हैं। तो वेट, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि क्या लिखा क्या है। कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ठीक, क्योंकि वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक खुला मैदान भी था, हो सकता है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया है। तो वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं जो कि कुछ कुछ अक्षर लिखे, कुछ लिपि में कुछ कुछ लिखे गए होंगे। अब उनकी लैंग्वेज क्या थी अभी तक पढ़ नहीं पाए। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। किसमें? लकड़ी में जरा गया था। यह एक छोटा अनोखा अवशेष है। ये क्या? एक छोटा सा अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख किस पे? मुहर जैसी वस्तुओं पर पाए गए हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोगों ने पिक्चर भी देखा था कि मुहर थे, मुहर पे वहाँ पे उस पर कुछ कुछ लिखे गए थे। बट धौलावीरा वाले में क्या बता रहा है कि एक लकड़ी पर जरा गया है। ठीक, चलो।
गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था। अभी अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुजरात में क्या मिला है, लोथल। तो लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं कि साबरमती के उप नदी के किनारे बसा कौन सा शहर है, लोथल। ठीक, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, जहाँ पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई थी चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी थी। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। लोथल में भी बंदरगाह मिला है, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। इट मीन दिखा रहा है कि ये लोग अदर कंट्री से सामान लेते थे, भेजते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो ये जो बताया गया है, ये क्या है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या बताया गया है, समंदर दिखाया गया है। ठीक, बंदरगाह। यहाँ पर एक इमारत मिली है जो जहाँ संभवतः मनक्के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनक्के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनक्के भी यहाँ मिले हैं। अब चलते हैं मुद्रा मोहर या मुद्रांकन या मुहर बंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। जैसे कि अभी हम लोग को कोई सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, मान के चलो, अगर उसके सील टूटे हुए रहते तो हम लोग समझ जाते कि सामान मतलब कहीं ना कहीं निकला है, चेक हुआ है, ऐसा छेड़छाड़ की गई है सामान के साथ, समझ आता है। तो उस टाइम भी ऐसे ही होता था कि मान के चलो कि कोई सामान है, कि ये लो, ये मान के चलो कोई डब्बे है, ये कोई डब्बा है, ठीक, ऐसे करके, ये कोई डब्बा है। अब क्या करेगा, इसके ऊपर कोई गीली मिट्टी से कोई सामान, कोई चीज़ को, जैसे खिलौने रहते हैं ना, उसी टाइप में कोई चिन्ह दे देगा। क्या करेगा, गीली मिट्टी से ऐसे करके कोई चिन्ह दे देगा। मान के चलो कुछ भी कर देती हूँ ऐसे करके, ठीक, चिन्ह दे दी। अब ये गीली मिट्टी से, अब ये सूख गया तो इसके ऊपर पूरा क्या हो जाएगा, सील बैठ जाएगा और दाग भी हो जाएगा। अब मान के चलो कि अगर इसको कोई खोलता है, तो ये तो टूट जाएगा, या फिर खुला हुआ दिखेगा, या जो चिन्ह बनाया गया था, चिन्ह दूसरे मतलब अलग हो जाएगा ना। अगर उसको खोलोगे तो जो चिन्ह, जो सिंबल है, वो अलग तरीके से दिखेगा। तो उसके बाद टूटा हुआ, तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि इसके साथ क्या हुआ है, छेड़खानी हुआ है। ठीक, इसके साथ छेड़खानी हुई है। वरना अगर ये नहीं टूटेंगे, जैसे कि वैसे ही है, तो समझ जाएगा कि ये मतलब बहुत सेफ तरीके से आया है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताओ। स्टाम्प पेपर। सभ्यता का अंत का रहस्य। अब देखो कि इसका अंत कैसे हुआ है। ठीक, सभ्यता का लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहरों और बाट का प्रयोग बंद हो गया। ठीक, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। क्या हुई थी, नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि
ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़, पड़ती थी। ईंट की क्या होता था कि अब समझो कि कोई किसी का कहना है कि हो सकता है जंगल में क्या हुआ होगा, जंगल में क्या हो गया, आग लग गया होगा, क्योंकि ईंट पकाने के लिए ईंधन का जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को, चारागाह को, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। हो सकता है कि मतलब जंगल खत्म हो गया हो, जंगल में आग लग गया हो, मतलब बहुत तरह का हो सकता है कि चारागाह वगैरह मतलब सारे जंगल को समाप्त कर दिए गए हो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि परफेक्ट रीजन नहीं कि सिंधु सभ्यता खत्म क्यों हुई, ये नगर खत्म क्यों हो गए। तो आप यहीं पे देखो कि किसी का कहना है कि नदियां सूख गई, तो किसी का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। तो अब देखो कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। अब देखो कहीं बोल रहा है कि पानी सूख गए, कहीं हो सकता है नदी सूख गई, और कोई बोल रहा है कि बाढ़ आ गई। लेकिन इन सभी कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। मान के चलो कि सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी, मान के चलो ये भी जगह है, 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 ये भी है, ये भी है। मान के चलो कि कहीं पे बाढ़ आती है, ठीक है, कहीं पे क्या होती है कि बाढ़ आती है। मान के चलो कि कहीं पे भी बाढ़ आती है, तो अगर यहाँ पे आई तो ये शहर गया, ये शहर गया, ये शहर गया, बट ये दोनों तो बचे हुए होंगे ना, ये दोनों तो बचे हुए होंगे। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा मतलब ये खत्म कैसे हो गया। तो कोई ना मतलब सटीक रीजन नहीं है, सबके अलग अलग तरीके है कि कोई कुछ बोला है, सबके अलग अलग ओपिनियंस है। चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के कि क्या कह रहा है, सिंधु नदी और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई कोई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो क्या बोल रहा कि इसके लगभग 1400 साल बाद कौन सा नए नगर का विकास हुआ, जो हम लोग किसमें पढ़ेंगे आगे चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो अन्यंत्र और ये देखो इसमें क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। कहाँ मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र जो है ना, मतलब उसका अधिकांश भाग क्या है कि नील नदी को छोड़ करके अधिकांश भाग है रेगिस्तान है, बालुई एरिया है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजती थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, जिन्हें क्या कहा जाता है, पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मिस्र का पिरामिड फेमस, वन ऑफ दी। राजाओं के मरने और उन्हें उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी, मम्मी, मम्मी। ठीक। पिरामिडों में इसी में क्या करता था, दफना दिया जाता था सबको, मतलब शरीर को, उसी को क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता था। उन्हीं से उनके शवों के साथ उनके चीज़ों को दफनाए जाते, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल। कभी कभी सब को उनके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अब बताओ। किसी का कहना है कि ऊपर स्वर्ग लोग जाएंगे तो कम से कम उनको दिक्कत नहीं होगी, सेवक वहाँ पे भी उसके रहेंगे अगर सेवक को साथ में दफनाया जाता है तो। मतलब समझो क्या है कल्पना करो। चलो देखते एक चीज। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। ठीक, कितना? तुम अपने माता पिता के साथ कितना, 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ साथ क्या क्या ले जाएंगे, और मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या देखोगे, बताओ क्या क्या देखोगे। ठीक है, चलो
कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई थी? 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ है? 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग कब हुई है? 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। चलो थैंक यू। और आज हमारी चैप्टर कौन सी खत्म हो रही है? थर्ड। ठीक, अब फोर्थ स्टार्ट कर रही एनसीईआरटी में। थर्ड चैप्टर हमारी कंप्लीट हो गई। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।